जय हिंद। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का आज हमारा 8वां सेशन है। आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे जुडिशरी के बारे में। इस साल के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहे हैं उन सब के बारे में आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जस्टिस सूर्यकांत को 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया गया। जस्टिस सूर्यकांत से पहले जस्टिस वी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हुए? जस्टिस हीरालाल कानिया हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस होने चाहिए। इसी आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और कन्वेंशन क्या है? जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है? जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज के नाम को रिकमेंड करते हैं टू यूनियन लॉ मिनिस्टर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज के नाम को रिकमेंड करते हैं टू यूनियन लॉ मिनिस्टर। यूनियन लॉ मिनिस्टर इस नाम को फॉरवर्ड करते हैं टू प्राइम मिनिस्टर। और फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो इस सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। मतलब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि केसेस को किस तरीके से अलोकेट किया जाएगा, बेंचेस को किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा और मैटर्स को किस तरीके से लिस्ट किया जाएगा। तीसरा, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ही इज़ द हेड ऑफ द कॉलेजियम एज वेल। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। और फाइनली ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में कंसल्ट किया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने इन डिटेल पढ़ी होंगी, आपको याद होंगी। यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को फटाफट देख रहे हैं। इसके बाद बात की गई है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की कहानी क्या है? जब इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है, जो कोर्ट होता है वो किसी वेल स्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट को ओवर रूल कर रहा होता है बाय डिक्लेयरिंग अ न्यू रूल। कोर्ट किसी वेल स्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट को ओवर रूल कर रहा होता है बाय डिक्लेयरिंग अ न्यू रूल। और ये जो न्यू रूल होता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिचुएशंस के ऊपर और फ्यूचर केसेस के ऊपर अप्लाई होता है। ये जो न्यू रूल होता है इसका पास्ट एक्शंस के ऊपर और सेटल्ड इश्यूज के ऊपर कोई भी अफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है इसको इंडिया में सबसे पहली बार गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में अप्लाई किया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होता है? जब इसको अप्लाई किया जाता है तो बेसिकली कोर्ट जो है वो किसी वेल स्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट को ओवर रूल कर रहा होता है बाय डिक्लेयरिंग अ न्यू रूल। लेकिन ये जो नया रूल होता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिचुएशंस और फ्यूचर केसेस के ऊपर अप्लाई होता है, पास्ट एक्शंस और सेटल्ड इश्यूज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद बात की गई है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021 के बारे में। ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 2021 है इसके कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया। कौन कौन से प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया? एक तो मिनिमम एज ऑफ 50 ईयर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर्स।
ट्राइब्यूनल मेंबर्स के लिए मिनिमम एज 50 ईयर्स रखी गई थी, ये जो प्रोविजन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। क्यों किया? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है ये बहुत ही आर्बिट्री है। दूसरा, मेंबर्स के लिए टेन्योर 4 साल का दिया गया था, ये जो 4 साल का टेन्योर वाला प्रोविजन है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम 5 साल का जो टेन्योर है उसको रीइंस्टेट किया। तीसरा, 2 नेम्स पर वैकेंसी फॉर द गवर्नमेंट दिए जाते थे। बेसिकली जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती थी वो पर वैकेंसी 2 नाम रिकमेंड किया करती थी। ये जो प्रोविजन है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। अब एसेंशियली क्या होगा? अब एसेंशियली सिर्फ 1 नाम पर पोस्ट रिकमेंड किया जाएगा बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और चौथा, ये जो सर्विस कंडीशंस हुआ करती थी इन मेंबर्स की, उन सर्विस कंडीशंस को सिविल सर्वेंट्स की सर्विस कंडीशंस के बराबर कर दिया गया था। ये जो प्रोविजन है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स होते हैं ये जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी सर्विस कंडीशंस को सिविल सर्वेंट्स के बराबर नहीं रखा जा सकता है। ये 4 प्रोविजंस थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। ट्राइब्यूनल्स की अगर बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 14A। ये जो पार्ट 14A है ये बात करता है ट्राइब्यूनल्स के बारे में और इसके अंदर 2 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एक आर्टिकल 323A। 323A जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में और दूसरा 323B, और ये जो आर्टिकल 323B है ये बात करता है ऐसे ट्राइब्यूनल्स के बारे में जो कि अदर मैटर्स जैसे टैक्सेशन है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, इनसे डील करते हैं। ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किसने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 के थ्रू ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको रीऑर्गेनाइज किया गया था और इनका नंबर जो है वो 26 से रिड्यूस करके कितना कर दिया गया था? 19 कर दिया गया था। फिर इसके बाद बात की गई है रेक्यूजल ऑफ जज के बारे में। रेक्यूजल ऑफ जज का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जज जो है वो खुद को किसी केस से विड्रॉ कर लेता है, अलग कर लेता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बायस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से, बायस होने की वजह से जज जब खुद को किसी पर्टिकुलर केस से विड्रॉ कर लेता है, अलग कर लेता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? उस सिचुएशन को बोला जाता है रेक्यूजल ऑफ जज। ये जो रेक्यूजल ऑफ जज है इसके बारे में आजकल आपने अरविंद केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में खूब सुना होगा। और ये जो रेक्यूजल ऑफ जज है ये क्यों किया जाता है? फेयर ट्रायल को एंश्योर करने के लिए, जुडिशियल इम्पार्शियलिटी को एंश्योर करने के लिए और जुडिशरी का जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक में बना रहे उसको एंश्योर करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो रेक्यूजल ऑफ जज है इसको लेके हमारे कंट्री में कोई भी स्पेसिफिक लॉ या प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। हमारे कंट्री में रेक्यूजल ऑफ जज को लेके कोई भी अलग से लॉ या प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। ये जो रेक्यूजल ऑफ जज है ये बेस्ड है एक डॉक्ट्राइन के ऊपर, और वो डॉक्ट्राइन कौन सा है? नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ विच मीन्स नो वन शुड बी जज इन देयर ओन कॉज। अब देखो, अभी हमने बात की कि ये जो रेक्यूजल ऑफ जज है इसके लिए हमारे कंट्री में कोई भी स्पेसिफिक लॉ या प्रोविजन देखने को नहीं मिलता है। ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है उस कंसर्न्ड जज के ऊपर। अगर कंसर्न्ड जज चाहता है तो खुद को अलग कर सकता है। जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमें ये जज नहीं चाहिए और हमें ये जज चाहिए। तो कंसर्न्ड जज के ऊपर सोली डिपेंड करता है कि उसको किसी पर्टिकुलर केस से खुद को अलग करना है नहीं करना है। इस रेक्यूजल ऑफ जज के लिए हमारी कंट्री में अलग से कोई प्रोविजन या अलग से कोई लॉ देखने को नहीं मिलता है। फिर इसके बाद बात की गई है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 के बारे में। देखो, ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 है ये फोर्स में आया 1995 में। बेसिकली इसको 30 साल पूरे हो गए हैं। ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 है इसके थ्रू एक 3 टियर का सिस्टम स्टैब्लिश किया गया। ये जो 3 टियर का सिस्टम है ये काम करता है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए।
और 3 ईयर के सिस्टम में क्या क्या किया गया, एक तो नालसा को स्टैब्लिश किया गया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया, इसको हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया, इसको हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और तीसरा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया और इसको हेड कौन करता है, इसको डिस्ट्रिक्ट जज हेड करता है। अच्छा, ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 है, जिसके थ्रू फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 39A। 39A को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये जो आर्टिकल 39A है, ये बात करता है अबाउट फ्री लीगल एड के बारे में। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में इम्प्लिसिट है राइट टू फ्री लीगल एड। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, ये बेस बनते हैं इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के लिए। अच्छा, ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 है, इसके तहत एलिजिबल कौन कौन है फ्री लीगल एड के लिए। विमेन एलिजिबल हैं, चिल्ड्रन एलिजिबल हैं, SC/ST के मेंबर्स एलिजिबल हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन एलिजिबल हैं, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर वो एलिजिबल हैं, मेंटली इल और डिसेबल्ड पर्सन जो है वो एलिजिबल हैं, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 के तहत वो एलिजिबल हैं, पर्सन्स इन कस्टडी वो भी एलिजिबल हैं, पर्सन्स विद एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख, अगर केस सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसे लोग जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है और उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है तो वो एलिजिबल हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाता है वो अमाउंट लागू होता है अदर कोर्ट्स में, ये सभी लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए। BNSS के सेक्शन 341 में लिखा गया है कि ये जो लीगल एड है ये प्रोवाइड की जाएगी स्टेट के एक्सपेंस पे, सरकार खर्चा उठाएगी इस लीगल एड को प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद बात की गई है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम के बारे में। ये जो लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम है, ये अच्छा खासा न्यूज़ में रहा है। ये बेसिकली लाइव केसेस का डैशबोर्ड है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है ऑन द कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे कोर्ट केसेस जिनमें एक पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया है, उन केसेस से रिलेटेड रियल टाइम डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इस लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ब्रीफिंग सिस्टम के थ्रू। बेसिकली ये जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे मदद मिलती है ये जानने में कि आने वाली हियरिंग कब है, कोऑर्डिनेशन और जो डिसीजन मेकिंग है अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज वो इंप्रूव होती है। ये किसके अंडर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में है। फिर इसके बाद लोक अदालत, और लोक अदालत न्यूज में क्यों है, बिकॉज केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज लॉन्च करने वाला पहला स्टेट हमारे कंट्री में कौन बन गया है, केरला बन गया है। लोक अदालत का मतलब क्या होता है, पीपल्स कोर्ट। ये जो लोक अदालत होते हैं ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पर फंक्शन करते हैं। ये जो लोक अदालत होते हैं ये स्टैट्यूटरी होते हैं, स्टैट्यूटरी होते हैं, इनको स्टैब्लिश किया जाता है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के तहत। पहली लोक अदालत कहाँ पे देखने को मिली, जूनागढ़ गुजरात में देखने को मिली। और कब देखने को मिली थी, 1982 में देखने को मिली थी। 1982 में पहली लोक अदालत देखने को मिली थी, कहाँ पे, जूनागढ़ गुजरात में। परमानेंट लोक अदालत इसको स्टैब्लिश किया गया था 2002 में। ये जो 1987 का एक्ट है इसको अमेंड किया गया और 2002 में परमानेंट लोक अदालत को स्टैब्लिश किया गया। ये जो परमानेंट लोक अदालत हैं ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। ये जो लोक अदालत हैं ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 से बाउंड नहीं होती हैं। तो एक तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट
इन लोक अदालत के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये जो लोक अदालत होती हैं दे आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गाइड होती हैं ये लोक अदालत, और इनके पास में सिविल कोर्ट्स की जैसी पावर होती हैं। कैसी पावर्स होती हैं? सिविल कोर्ट्स की जैसी पावर होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लोक अदालत का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। डिसीजन के अगेंस्ट में कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। ये जो लोक अदालत हैं वो किन केसेस को ले सकती हैं? ऐसे केसेस जो कि प्री लिटिगेशन स्टेट में हैं, या फिर ऐसे केसेस जो कि कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। ऐसे किसी भी केस को लोक अदालत ले सकती है। लेकिन लोक अदालत सिर्फ उन्हीं केसेस को ले सकती हैं जो कि कंपाउंडेबल केसेस हैं, जो कि ऐसे केसेस हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ऐसे केसेस जिनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता उनको लोक अदालत ले ही नहीं सकती हैं। फिर इसके बाद बात की गई है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है इसको फाइल किया जाता है आफ्टर अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड। जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी जाती है तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर लिया जाता है इस क्यूरेटिव पिटीशन को। ये बड़ी रेयर रेमेडी है, इसको यूज़ किया जाता है टू करेक्ट सीरियस मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस। कि भाई कोई बहुत ही गलत काम हो गया है, जो जस्टिस डिलीवर किया गया उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, उसको करेक्ट करने के लिए रेयरली क्यूरेटिव पिटीशन को यूज़ किया जाता है। इसका लीगल बेसिस क्या है? सुप्रीम कोर्ट में केस देखने को मिला, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर केस, 2002 का केस है। इस केस के अंदर ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसकी बातचीत की गई। अच्छा, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? किन केसेस में क्यूरेटिव पिटीशन को यूज़ किया जा सकता है? एक तो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस देखने को मिले कि भाई किसी जस्टिस को डिलीवर करने में किसी केस के दौरान वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस देखने को मिला। फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टी है, उसको प्रॉपरली सुना ही नहीं गया और जजमेंट पास कर दिया गया, तो ऐसे केस में क्यूरेटिव पिटीशन को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, एप्रीहेंशन ऑफ बायस ऑन द पार्ट ऑफ जज। जिस जज ने ऑर्डर डिलीवर किया वहाँ पे बायस था कोई, वहाँ पे कोई एप्रीहेंशन ऑफ बायस था, तो भी क्यूरेटिव पिटीशन को यूज़ किया जा सकता है। और तीसरा, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। कोर्ट की ही प्रोसेस को अब्यूज़ किया गया हो किसी केस के दौरान, तो भी क्यूरेटिव पिटीशन को यूज़ किया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, लोक अदालत क्या है, ये सब अब तक आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। फिर इसके बाद मर्सी पिटीशन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मर्सी पिटीशंस को हैंडल करने के लिए अलग से एक सेल बनाई है। ये मर्सी पिटीशन क्या होती है? बेसिकली इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन सेंटेंस टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट। कोई ऐसा इंसान जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई है या उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट के तौर पे जो पिटीशन फाइल की जाती है उसको बोलते हैं मर्सी पिटीशन। ये जो मर्सी पिटीशन है ये फाइल की जाती है प्रेसिडेंट के सामने या गवर्नर के सामने। प्रेसिडेंट की पावर्स आर्टिकल 72 में प्रोवाइड की गई हैं और गवर्नर की पावर्स आर्टिकल 161 में प्रोवाइड की गई हैं। ये जो पार्डन करने की पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, उनकी बातचीत आर्टिकल 72 में की गई है और गवर्नर की आर्टिकल 161 में की गई है। ये जो प्रेसिडेंट की पार्डन करने की पावर्स हैं और गवर्नर की पार्डन करने की पावर्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है? गवर्नर जो है वो स्टेट लॉ के तहत किसी डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, पार्डन नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जो हैं वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्टेट लॉ के तहत हो चाहे यूनियन लॉ के तहत हो। दूसरा, जो कोर्ट मार्शल वाले केसेस होते हैं उनमें भी पार्डन सिर्फ प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते हैं। ये दो प्राइमरी डिफरेंसेस हैं। ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं इनको लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस देखने मिलता है, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 1980 का केस है शायद ये, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इस केस के तहत कहा गया कि प्रेसिडेंट जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे, अपनी इच्छा से एक्ट नहीं करेंगे पार्डन करते हुए किसी को। बीएनएस में प्रोविजन देखने को मिलता है सेक्शन 472। बीएनएसएस का ये जो प्रोविजन है ये कहता है
कि ये जो मर्सी पेटिशन है ये विद इन 30 डेज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसमिसल ऑफ अपील और हाई कोर्ट्स कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस फाइल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अपील को डिसमिस कर दिया या हाई कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो उसके विद इन 30 डेज में आपको मर्सी पिटीशन फाइल करनी है, अगर आपको करनी है तो। और अगर मल्टीपल कन्विक्ट्स हैं तो विद इन 60 डेज आपको मर्सी पिटीशन फाइल करनी है। अच्छा, मर्सी पिटीशन आपने फाइल की, उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन लिया, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा। कोर्ट जो है वो इस पार्डन करने के डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। अच्छा, कई टाइप के पार्डन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो पार्डन है। पार्डन का मतलब क्या है कि पूरे तरीके से आपने माफ़ी दे दी, जो सेंटेंस है, जो कन्विक्शन है, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया और पूरे तरीके से आपको माफ़ कर दिया गया, उसको बोलते हैं पार्डन। दूसरा कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन में क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। बेसिकली हार्श पनिशमेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है लाइटर पनिशमेंट से। जैसे आपको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने आपकी सज़ा कम कर दी और मान लीजिए कर दी 7 साल, तो जो हार्श पनिशमेंट है उसको लाइटर वन से रिप्लेस कर दिया जाता है कम्यूटेशन में। तीसरा है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, पनिशमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है लेकिन नेचर को या कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस को कम कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग द नेचर। देखो फर्क है, कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, कोई हार्श पनिशमेंट है उसको लाइटर वन से रिप्लेस कर दिया गया है, और इस रेमिशन में क्या होता है कि सेंटेंस वही है, मतलब जो नेचर ऑफ द पनिशमेंट है वो वही है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस है उसको कम कर दिया गया है। फिर चौथा है रेस्पाइट। रेस्पाइट अप्लाई होता है स्पेशल केसेस में, जैसे कोई फिजिकली डिसेबल्ड है या कोई प्रेग्नेंट वीमेन है या कोई ओल्ड एज का इंसान है। उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए जो ओरिजिनल पनिशमेंट होता है उसकी जगह पे कोई लेसर सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो स्पेशल केसेस में जब ऐसा किया जाता है तो उसको बोला जाता है रेस्पाइट। और लास्ट है रिप्राइव। रिप्राइव बेसिकली टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जो एग्जीक्यूशन है, जो सेंटेंस है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि जो इंसान जिसको पनिश किया गया है वो कोई दूसरी लीगल रेमेडी या पार्डन सीख कर सके। देखो पार्डन में क्या हो रहा है, पूरे तरीके से माफ़ी दी जा रही है। कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, जो पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर चेंज किया जा रहा है। रेमिशन में क्या हो रहा है, कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा रहा है, नेचर चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ पनिशमेंट को रिड्यूस किया जा रहा है, एक ड्यूरेशन ऑफ द सेंटेंस को रिड्यूस किया जा रहा है। रेस्पाइट स्पेशल केसेस में अप्लाई होता है, और रिप्राइव में क्या होता है, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बातचीत हो गई मर्सी पिटीशन और पार्डनिंग पावर्स के बारे में। फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस। देखो जजेस को 2 ग्राउंड पर रिमूव किया जाता है, कौन कौन से, एक प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। 2 ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाता है, कौन कौन से, एक प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। अच्छा, ये जो रिमूवल ऑफ जजेस है इसकी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, इसकी बातचीत कहाँ की गई है, इसकी बातचीत जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में की गई है। कहाँ की गई है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में की गई है। और रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, एक जो रिमूवल का मोशन होता है उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में मूव किया जा सकता है, लेकिन इसको मूव करने के लिए कम से कम 100 लोकसभा के मेंबर्स या फिर 50 राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो साइन करने चाहिए। तो ये जो रिमूवल का मोशन है ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। लोकसभा में अगर मूव किया जा रहा है तो कम से कम 100 लोकसभा के मेंबर्स इसको साइन करने चाहिए, और अगर राज्यसभा में मूव किया जा रहा है तो कम से कम 50 राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो इसको साइन करने चाहिए। जिस भी हाउस में इसको मूव किया जाएगा उस हाउस में ये जो रिमूवल का मोशन है ये स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाएगा। स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है अकॉर्डिंग टू कि जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है उस हाउस में स्पीकर या फिर चेयरमैन इस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास में पावर है कि ये जो रिमूवल का मोशन है इसको एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है, उनके ऊपर है। अगर एडमिट कर लिया गया है तो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो भी सिचुएशन है
वो एक 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो 3 मेंबर की कमेटी होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखने को मिलते हैं और एक एमिनेंट जूरिस देखने को मिलते हैं। ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट जूरिस देखने को मिलते हैं। ये जो कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है स्पीकर को या फिर चेयरमैन को, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर इस कमेटी के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर जज गिल्टी है, अगर वो पर्टिकुलर जज गिल्टी है, तो दोनों हाउसेस को ये जो मोशन है, इसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में पास करना होता है। और दोनों हाउसेस जो हैं वो इस मोशन को सेम सेशन में पास करेंगे, ये भी जरूरी है। और अगर ये मोशन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तो ये जो रिमूवल ऑफ जज है, इसको प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास करके ये जो जज है इसको रिमूव कर देते हैं। आज तक की इंडियन हिस्ट्री में किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात आती है नार्को टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में। देखो, नार्को टेस्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक, एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक जहाँ पे जो अक्यूज्ड होता है उसको सेडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं। सेडेटिव ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि जो उसके इनहिबिशंस हैं उनको लोअर किया जा सके। बेसिकली उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है उसको थोड़ा सा कम किया जाता है इन सेडेटिव ड्रग्स के थ्रू। और होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है उस अक्यूज से बाय रिड्यूसिंग रीजनिंग एंड कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द माइंड। बेसिकली ये एक नॉन वायलेंट इन्वेस्टिगेटिव मेथड है। जैसे पॉलीग्राफ होता है, जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, वैसे ही नार्को टेस्ट होता है। लेकिन कई इंपॉर्टेंट केसेस देखने को मिलते हैं। एक 2010 का सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस देखने को मिलता है। ये जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर फ्री कंसेंट के बिना नार्को टेस्ट किया जा रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको एविडेंस के तौर पे एडमिट नहीं किया जा सकता है। 2025 में अभी रिसेंटली अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस देखने को मिला। और ये जो अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फोर्स्ड नार्को टेस्टिंग है इसको स्ट्रक डाउन किया, इसके लिए मना किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में, कि किसी को खुद के अगेंस्ट ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ये दो बेसिस हैं जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो फोर्स्ड नार्को टेस्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, इस साल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी खूब सारा डिस्कशन रहा है। तो स्टैटिक में ये वाला टॉपिक भी थोड़ा ढंग से देख लेना। बाकी जो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जुडिशरी से रिलेटेड इस साल, उन सब को हमने कवर कर लिया है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।